नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे नॉलेज अफेयर्स में। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है बागेश्वर धाम बाबा के चमत्कारों से जुड़ा विवाद? ये अंधविश्वास है या चमत्कार? हालाँकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो आप सभी को इनके बारे में सब कुछ सारी जानकारी भारतीय मीडिया के द्वारा दे दी गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, वो मैं बताने वाला हूँ कि ये जो विवाद उत्पन्न हुआ था, उसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, वो तो ना सिर्फ़ ये पिछले 4-5 दिनों से या 15-20 दिनों से कर रहे हैं। अपितु इन्होंने जो काम किया है, वो कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में ऐसा नागपुर में ऐसा क्या हुआ था और इन जिसके बाद में इनके ऊपर एफआईआर की माँग की गई और इनको ये बोला गया कि ये जादू-टोना वशीकरण करते हैं, जिसके ऊपर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की माँग की गई। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर इसी तरीके से मतलब डायरेक्ट तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है ना। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ में, ठीक है? ये सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो आप सभी इनके बारे में पूर्णतः परिचित हो चुके हैं। ये दिव्य दरबार लगाया करते जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अलग-अलग दरबारों की इनकी प्रतियाँ हैं, जो जिनमें लाखों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहते हैं। ये इस दरबार में से किसी भी अमुक व्यक्ति को उठाते हैं, उसको मंच पे बुलाते हैं और उसके बारे में सब कुछ पूरी जो भी उसकी डिटेल होती है, जो भी उसकी समस्याएँ होती हैं, वो एक कॉपी पे ये इनके हाथ में आपको ये एक कागज़ दिख रहे होंगे, ये देखिए, इस कागज़ पे ये सामने वाले बैठे व्यक्ति की सारी समस्याएँ लिख देते हैं और उसको उजागर कर देते हैं कि आपकी ये समस्याएँ हैं और इनका उसका समाधान भी ये बता देते हैं। ये सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, ये महिला बैठी हुई है, इस महिला के बारे में सब कुछ ये है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी इस कागज़ में लिख देते हैं और उसके बाद में ये इनकी महिला की जो समस्याएँ वगैरह होंगी, वो सारी इस कागज़ पे लिख देंगे और इसका सॉल्यूशन भी बता देते हैं। ये इस तरीके से इनका दरबार लगता है। दरबार में कुछ नियम कायदे होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा, किस तरीके से दरबार में जाया जाता है क्योंकि ये लाखों की जो भीड़ बैठी है इनमें से मात्र कुछ 100 या 150 लोगों को ही मतलब मंच पे बुलाया जाता है। तो उसकी क्या प्रोसेस होती है वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा और किस नियम के तहत इनके ऊपर एफआईआर की गई है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्योंकि वो जो नियम है वो संसद के द्वारा स्वीकार किया गया था, संसद द्वारा पारित किया गया था और उसी नियम के तर्ज पर इनके ऊपर जो श्याम मानव जी हैं, जो एक समिति चलाते या मतलब कि जो जादू टोना निवारक एक वो है, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं या वर्तमान में भी हैं, उन्होंने इनके ऊपर एफआईआर की माँग की थी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है? तो एक बार इनके उनको एक्सपोज़ करने के लिए एक पत्रकार भी आया था, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, एबीपी न्यूज़ का एक पत्रकार है, उसको इन्होंने एक्सपोज़ कर दिया था और ये कोई दूसरा पत्रकार था जिसको इन्होंने एक्सपोज़ किया था, ठीक है? उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इन्होंने उस पत्रकार को एक्सपोज़ किया लेकिन उसी के बाद में एक नई अफ़वाह उड़ने लगी कि इन्होंने जो भी उसके बारे में डिटेल बताई वो इन्होंने फ़ेसबुक से देख के बताई होगी। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या ऐसा संभव है कि प्रतिदिन में कोई व्यक्ति 150 लोगों को फ़ेसबुक से पूरी डिटेल देख के वो बता सकता है, ठीक है? तो जुड़े रहिएगा और हाल ही में इनके उनका उनका जो विवाद चला है उसके बाद में इनको जान से मारने की धमकी भी मिली है। तो धमकी मिलने के बाद में यहाँ सॉरी एमपी पुलिस का एक जो थाना है, बमीठा थाना आपको दिख रहा होगा। बमीठा थाना के जो प्रभारी हैं, उन्होंने लगभग वहाँ के जो एसपी हैं, छतरपुर के, उन्होंने एक 25 लोगों की एक एसआईटी टीम का गठन किया है, जो इनको जो जिसने धमकी दी है, उसके बारे में सब कुछ बताएँगे, ठीक है? तो बात कर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इनका जो स्थान या जो भी है, ये प्रचलित किस तरीके से हुए, क्या इनका बचपन की कहानी रही है और कहाँ पे वर्तमान में ये बागेश्वर धाम है, ठीक है? हालाँकि हो सकता है आपको पता हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश एक राज्य है, हिंदुस्तान का, आप सबको पता होगा, जहाँ पे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो चौहान साहब हैं, यानी शिवराज सिंह चौहान, ठीक है? तो उसी मध्य प्रदेश के एक जिला है, छतरपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? उसी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 300 घरों का एक गाँव है, जिस गाँव का नाम है गढ़ा गाँव, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा गढ़ा गाँव। जैसे कि आपका आपका गाँव होगा, आपके गाँव का कोई भी नाम होगा, उसी तरीके से ये एक गाँव था जिस गाँव का नाम एक गढ़ा नाम का एक गाँव था, ठीक है? इसी गढ़ा गाँव में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म हुआ था और इस गाँव में लगभग 300 ही घर थे, ये आपको दिख रहा होगा 300 घर थे, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये आ गई है कि यहाँ पे लगभग 1500 से ज़्यादा तो यहाँ पे दुकानें खुल चुकी हैं, ठीक है? वो क्यों खुल चुकी? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपना पीठ बना लिया है, इन्होंने अपना आश्रम बनाया है और उस आश्रम में इतने आने-जाने वाले भक्त लोग आते हैं और वहाँ पे आने के बाद में चाहे फिर शॉपिंग करना हो या फिर रुकना हो, होटल हो या कई तरीके की मतलब जो पर्यटन की जो सामग्री वगैरह होती है, उसके मद्देनज़र नज़र रखते हुए यहाँ पे इस तरीके की स्थिति आ गई है कि मात्र 300
300 घरों वाला जो गाँव है वो वर्तमान में उसकी जो पॉपुलेशन वो दिन मतलब डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है और यहाँ पे जिन लोगों की दुकानें हैं या जो ज़मीन के दाम हैं वो काफ़ी मतलब हाइक पे हैं और जो दुकानें जिन लोगों की हैं उन दुकानों का किराया लगभग डेढ़ लाख रुपया पर महीने हो चुका है, ठीक है? अब बात करते हैं ये आपको मैं बता ही चुका हूँ लगभग 2000 दुकानें खुल चुकी हैं और यहाँ पे जो 1200 से 1500 रुपए लोग जो मतलब दिहाड़ी वाले व्यक्ति हैं वो डेली कमा रहे हैं सिर्फ़ नारियल बेच के या जो भी और यहाँ पे आपको मैंने बताया लगभग डेढ़ लाख रुपए लगभग यहाँ पे सवा लाख दिया गया है, ठीक है? दुकानों का जो किराया है वो डेढ़ लाख रुपए तक पहुँच चुका है प्रति माह, ठीक है? अब बात करते हैं और यहाँ के जो मतलब लोग हैं उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, वो वहीं पे गाँव में ही उनकी एक छोटी-सी दुकान खोल ली और वहाँ पे बैठ के वो नारियल बेचने लगे या जो भी पूजा-पाठ का सामान है, वो करने लगे या फिर होटल खोल लिया, कुछ भी कर लिया तो उन लोगों का डेली का 2 ढाई 3 हज़ार रुपए का अ, नॉर्मल हो ही गया है, ठीक है? तो ये सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, यही है पंडित धीरेन्द्र कंस शास्त्री जी, ठीक है? और ये लोगों की मन की बात जान के उनको उनके बारे में सब कुछ बता दिया करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं और इनका जो बचपन रहा है, वो किस तरीके से रहा है, कहाँ से ये निकले। हालाँकि इनका जो कहना है मतलब कई वैज्ञानिक या फिर कह सकते हैं भारतीय मीडिया में जो चल रहा है, एक लड़की भी है सुहानी शाह करके, ठीक है? उसको भी अभी भारतीय मीडिया ने काफ़ी हाइलाइट किया है, उसको बुलाया, उसके उससे माइंड रीडिंग करवा के दिखाया गया पूरे भारतीय मीडिया में। लेकिन इनका जो कहना है, इन्होंने ये कहा है कि मैं किसी का माइंड रीड नहीं करता हूँ। मेरे ऊपर हमारे आराध्य बजरंगबली बाबा जी का आशीर्वाद है और उनकी कृपा से ही हमको हमारे मन में एक दशा आती है या फिर सिचुएशन आती है, उसी को जो भी हमारे मन में आता है, वही मैं उस कागज़ पे लिख देता हूँ, जो कागज़ इनके हाथ में मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था और बालाजी की कुछ ऐसी कृपा है कि जो मैं लिख देता हूँ, वही सत्य होता है, ठीक है? ये सामने आपको एक हनुमान जी महाराज की एक मूर्ति दिख रही होगी, जिस मूर्ति का शिलान्यास इन्होंने ही यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ही करवाया था और इन्हीं की कृपा से कहा जाता है मतलब इनका जो कहना है कि इन्हीं हनुमान जी महाराज की कृपा है हमको और इनकी ही सिद्धि हमको प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से मैं सब कुछ बता देता हूँ या जो भी कुछ भी मैं करता हूँ, वो सब कुछ इनकी ही कृपा से हुआ है। ठीक है? अब इनके जो दरबार में अर्जी लगाने की क्रिया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको वहाँ से एक नारियल लेना होता है, जो कि आप दुकान से या फिर कहीं से भी ले जा सकते हैं। आपको एक नारियल लेना होगा, उस नारियल को लाल कपड़े में बाँध के वहाँ पे मंदिर में, ये आपको दिख रहा होगा सेकंड स्टेप ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए उस लाल कपड़े में उस नारियल को रख के उस कपड़े को मंदिर में कहीं भी बाँध दिया जाता है। उसके बाद में आपको दरबार में जाने के लिए एक टोकन लेना होता है, ये आपको थर्ड स्टेप आ जाती है और टोकन लेते समय आपको अपना नाम और पता और मोबाइल नंबर लिख कर वहाँ पे जो काउंटर होता होगा, उस काउंटर पे देना होता होगा। उसके बाद में आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है। उसके बाद में जब आपको टोकन मिल जाता है, उसके बाद में दिव्य दरबार की तारीख डिसाइड की जाती है और उस तारीख का जो ऐलान है, वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा सोशल मीडिया पर दिया जाता है। उसके बाद में जिस दिन दरबार लगता है, उस दिन आपको जैसे कि यदि आपको जानकारी मिल गई कि इस दिन दरबार लगेगा तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और उस दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है और मोबाइल के द्वारा लोगों को सूचित किया जाता है। मैंने आपको बताया, ठीक है? मोबाइल के द्वारा लोगों को चूज़ किया जाता है, लगभग 100 या 150 लोगों को हर दरबार में और उनको सूचित किया जाता है कि कल दरबार लगेगा, कल आपको आना है, ठीक है? और इसके बाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा अमुक व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम मतलब निर्धारित हो चुका होता है या जो भी हुआ होता है, उसको सामने मंच पे बुलाया जाता है, उसके बारे में सारी समस्याएँ ये उस कागज़ पे लिख देते हैं, मतलब जो भी इनके हाथ में कागज़ होता है और उसकी जो उनकी जो समस्याएँ होती हैं, उनका जो भी कह सकते हैं सॉल्यूशन होता है, वो भी ये बता देते हैं कि इस तरीके से आपको करना होगा और उसके बाद में इनका कहना है कि आपको दरबार में पेशी लगानी होती है। पेशी लगाने का मतलब होता है कि सपोज़ जब आपकी समस्याओं का समाधान हो गया है, फिर आपको चाहे वो 4 मंगलवार हो सॉरी 4 मंगलवार हो या फिर 10 मंगलवार जो भी मतलब इनकी समय सीमा रही होगी, उतने मंगलवार को आपको यहाँ पे बागेश्वर धाम का जो मंदिर है, शिवालय है और हनुमान जी की जो भी है, वहाँ पे आपको आना पड़ेगा और जो भी मतलब पेशी लगानी है कुल मिला के वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ का नियम है। ये अर्ज़ी लगाने की पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले नारियल लेना होगा, नारियल को लाल कपड़े में बाँधना होगा, उस लाल कपड़े को मंदिर में कहीं भी बाँधना होगा। उसके बाद में आपको टोकन लेना होगा, टोकन लेने से पहले आपको पूरी अपनी डिटेल देनी होगी जिसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख के आपको वहाँ पे देना होता है। उसके बाद में दरबार की तारीख डिसाइड होगी, उस दरबार की तारीख डिसाइड होने के बाद में जो तारीख डिसाइड होती है, उसकी जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू मिलेगी और उसके बाद में एक लिस्ट तैयार होती है जिस लिस्ट के माध्यम से आपको आपको कॉल बाय कॉल या फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस दिन दरबार लगेगा और क्योंकि सभी तो व्यक्ति सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं
ठीक है? इस वजह से क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको सोशल मीडिया का अभी भी इतना ज्ञान नहीं है। इस वजह से आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बाद में आपकी समस्याएँ सुनी जाती हैं, आपका निर्धारण दिया जाता है समस्याओं का और निर्धारण देने के बाद में आपको ये बताया जाएगा कि आपको यहाँ पे पेशी लगानी होगी 4 मंगलवार, 8 मंगलवार, 10 मंगलवार जो भी उनका समय सीमा रहती है, ठीक है? ये अर्ज़ी लगाने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 3 जनवरी की वीडियो है। ये 3 जनवरी की इनका बागेश्वर धाम सरकार का ऑफ़िशियल जो ट्विटर हैंडल है, इसके द्वारा ये ट्वीट किया गया कि अपार जनमानस है, यानी कि यहाँ पे लाख नहीं तो कम से कम हज़ारों की संख्या में तो श्रद्धालु होंगे ही, जहाँ पे ये दरबार लग रहा है। ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब बात करते हैं कि ये बुंदेलखंड वही जो मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। वहाँ के धीरू से लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने तक का सफ़र ये कैसा रहा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था गढ़ा गाँव में 1996 देख लीजिए आप, ये लगभग 27 साल की इनकी उम्र है और छतरपुर ज़िले में एक गाँव था गढ़ा गाँव, उसी गढ़ा गाँव में इनका जन्म हुआ था और ये 2 भाई और 1 बहन है इनकी, यानी कि ये सबसे बड़े भाई हैं, इनसे एक छोटा भी भाई है और एक बहन है इनकी, ठीक है? छोटे भाई का नाम सालिग्राम गर्ग यानी कि उसको सौरभ सौरभ बोला जाता है, जो लोकल गाँव में बोल दिया जाता है। सेम इसी तरीके से इनका भी नाम जो था, ये धीरेन्द्र नाम था, लेकिन ग्रामीण में या इनकी माताजी इनको धीरू-धीरू बुलाया करती थीं। इसी वजह से इनका नाम धीरू मतलब बचपन का इनका नाम जो था, वो धीरू था और इनकी बहन का नाम रीता है या रीता गर्ग है, ठीक है? इनके पिताजी का नाम रामकृपाल गर्ग और माताजी का नाम सरोज है, ठीक है? तो ये इनका पारिवारिक विश्लेषण था, जो इनके परिवार का जो भी पूरा कह सकते हैं बैकग्राउंड था और इनके जो पिताजी थे उन्होंने वो मतलब वो भी गाँव में ही पुरोहित ही किया करते थे और इनका जो बचपन जैसा सभी का होता है, हर व्यक्ति अपनी जो बचपन की पढ़ाई होती है वो प्रारंभिक शिक्षा वो अपने गाँव से ही स्टार्ट करता है। चूँकि गाँव में इनके पिताजी पुरोहिती करते थे तो ज़्यादा परिवार मतलब इतना समृद्ध नहीं था और इसके बाद में जैसे कि कोई एक गाँव होता है, अब इस गाँव में इनके चाचा जी के साथ में इनके पिताजी का डिवाइडेशन हो गया कि जैसे गाँव में अभी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि पुरोहिती होती है तो उनका डिवाइडेशन हो गया जैसे ये गाँव कोई ये पूरा गाँव है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक ये मोहल्ला है, एक ये मोहल्ला है, एक ये मोहल्ला है, एक ये मोहल्ला है, तो इनके चाचा के साथ इनका डिवाइडेशन हुआ है कि इस वाले मोहल्ले में और इस वाले मोहल्ले में पुरोहिती हम करेंगे, इस वाले में और इस वाले में आप कर लेना, ऐसा करके कुछ इनका हो गया था। तो जिसके बाद में इनके पिताजी का जो पुरोहिती जो चलती थी, उसमें भी मतलब जो कुछ भी पैसे मिलते थे, उसमें भी थोड़े बहुत मतलब कम हो गया था। इसके बाद में थोड़ा मतलब इनके पिताजी गाय-भैंस पालते थे, तो दूध बेच के भी इनका थोड़ा पारिवारिक जीवन चल रहा था। इसी के साथ-साथ जब 2009 में ये थोड़े हो गए लगभग 12-13 साल के, तो इस 2009 में इन्होंने अपनी पहली भागवत पास के ही गाँव में एक गाँव है पहरा, पहरा के खुड़न में इन्होंने मतलब एक गाँव का नाम है पहरा के खुड़न, यहाँ पे ही इन्होंने पहली बार अपनी राम कथा कही थी, जो कि 2009 में इन्होंने कही थी। इसके बाद में धीरे-धीरे चूँकि इनका भाषा शैली बहुत ही प्रखर थी और ये इनकी जो भाषा शैली थी, वो उसके द्वारा ये किसी को भी मतलब आकर्षित कर सकते थे और उसी आकर्षण के तहत इन्होंने मतलब मात्र जो 2009 में इन्होंने पहली बार भागवत कहने का जो सफ़र स्टार्ट किया था, उसके बाद में धीरे-धीरे इनकी जो विख्याति थी, वो धीरे-धीरे बढ़ती चलेगी और 2016 में ऐसा समय आया जब इन्होंने वहीं गाँव में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जहाँ पे एक शिवालय था। उस शिवालय का नाम था बागेश्वर धाम यानी कि शिव जी की मूर्ति थी और शिव जी का मंदिर था, जिसको बागेश्वर धाम बोला जाता था। उसी शिवालय के पास में इन्होंने विशाल भंडारा करवाया और विशाल यज्ञ का आयोजन किया और वहाँ पे इन्होंने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी हनुमान जी की मूर्ति, ये आप देख सकते हैं। इसी हनुमान जी की मूर्ति का इन्होंने स्थापना वहाँ पे किया बागेश्वर धाम का जो शिवालय था, उसी शिवालय के पास में और तब से इनका जो आश्रम है, वहीं पे इन्होंने का भी आश्रम निर्माण किया या आश्रम बनाया और इनका इनका कहना है कि इन्होंने जो भी ये शिक्षा-दीक्षा ली है, वो ये अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे और दादा गुरु से ही इन्होंने अपनी राम कथा कहना सीखा और कहा जाता है कि इनके जो दादाजी थे, वो एक सिद्ध पुरुष थे और वो भी हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाया करते थे और वो भी इसी तरीके से अर्ज़ी लगाने के बाद में सभी के मन की भाव जान लेते थे और उसका सॉल्यूशन बता दिया करते थे। ठीक है? 14 जून 2022 को धीरेन्द्र चंद शास्त्री जी को ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लंदन की संसद में 3 अवार्ड दिए गए। ध्यान रखिएगा 14 जून की तारीख और ये पिछले साल का ही बात है। 14 जून 2022 को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लंदन की संसद में 3 अवार्ड दिए गए जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जिसमें से एक अवार्ड का नाम है संत शिरोमणि, दूसरा अवार्ड है वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और तीसरा रिकॉर्ड है वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। ध्यान रखिएगा
3 अवार्डों से इनको सम्मानित किया जा चुका है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा, ये देख सकते हैं आप। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से ये विख्यात हैं। गेट्स फैसिलिटेटेड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एट द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वहाँ पे इनको ये आपको अब ये देख रहे होंगे, ये अवार्ड दिया गया, इनको 3 अवार्ड दिए गए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि इनका जो सफ़र मैंने आपको बता ही दिया, किस तरीके से। अब बात करते हैं ये चर्चा में क्यों? चर्चा में आप सभी को पता ही होगा, हालाँकि बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सामने बिठा के किसी भी व्यक्ति को के मनोभाव जान लेते हैं। लेकिन इनके चर्चा में ये इसलिए भी हैं कि हाल ही में मैं बता रहा हूँ आपको, नागपुर जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, एमएच का एक शहर है नागपुर, ठीक है? नागपुर में इनकी भागवत चल रही थी, जो कि भागवत जनरली राम कथा जो होती है वो 9 दिन की होती है और जो श्रीमद् भागवत का जो होता है वो जनरली 7 दिनों का होता है। लेकिन या रामायण जो होती है, राम कथा जो होती है वो जनरली 9 दिनों की होती है और 9 दिनों की ही मतलब जहाँ तक हमने सुना था या ज जो हमारे आस-पास क्षेत्रों में हुआ है, वो 9 दिन की ही होती थी। लेकिन नागपुर में जो राम कथा इनकी चल रही थी उसमें ये 9 दिन की कथा ना करके ये 7 दिन में कथा समाप्त कर सॉरी ये 7 दिन में कथा समाप्त करने के बाद में ये वहाँ से चले गए और बात वहाँ पे तब उखड़ी जब इन्होंने ये 2 दिन की राम कथा मतलब कि 2 दिन पहले राम कथा मतलब कि कह सकते हैं विराम कर दी, ठीक है? तो वहीं पे नागपुर में एक समिति थी, जिस समिति का नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। तो कहा जाता है कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का जो अध्यक्ष है वो अभी हैं श्याम मानव जी। उन्होंने इनको चुनौती दी कि यदि आप इस तरीके का कुछ भी आपके ऊपर सुपर पावर के वो है तो हम आपको एक कमरे में बिठाएँगे। उस कमरे में हमारे कुछ व्यक्ति होंगे, उनके बारे में आपको उनका नाम और उनकी जानकारी पूरी बतानी होगी और यदि आप ऐसा बता देते हो तो हम आपको 30 लाख रुपए तक देंगे। लेकिन हुआ यूँ कि 7 दिन में ही कथा समाप्त करने के बाद में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वहाँ से चले गए और उसके बाद में इन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर छ ठीक है? छत्तीसगढ़ की राजधानी थी रायपुर, रायपुर में इनका प्रेज़ेंट टाइम में कह सकते हैं कथा चल रही थी, ठीक है? तो बात करते हैं जब ये वहाँ से चले गए तब ये बात उखड़ी कि श्याम मानव जी की चुनौती को इन्होंने स्वीकार नहीं किया और ये कथा को 2 दिन पहले समाप्त करके ही वहाँ से भाग गए। ऐसा श्याम मानव जी के द्वारा कहा गया या जो इनके विरोधी हैं उनके द्वारा कहा गया कि इन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की और ये वहाँ से भाग गए, ठीक है? ये तो थी एक पक्ष की बात। वहीं जब दूसरे पक्ष की बात करें यानी कि जब इनसे पूछा गया यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से ये पूछा गया कि आप वहाँ से इतनी जल्दी क्यों चले आए? तो इन्होंने बोला कि देखिए चुनौती का हमको कुछ जानकारी थी नहीं कि ऐसे भी कोई बात है और दूसरी बात जब हम वहाँ पे 7 दिन तक बैठे रहे थे तब वो क्यों नहीं आए? हमारे वहाँ से आने के बाद में ही ये खबर क्यों चढ़ी मतलब फैलाई गई? और बात करते हैं दूसरी बात इनका ये कहना है कि मैंने जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, वो लोगों को जादू-टोना दिखा के उनका धर्म परिवर्तन करवा देती हैं और जब से इन्होंने इन्होंने लगभग 250-300 लोगों का धर्म परिवर्तन मतलब उनको वापसी हिंदू धर्म में इनको वापस करवाया है, तभी से इनके ऊपर लगातार इस तरीके के आरोप लगते आए हैं और उसी के तहत ये एक छोटा-सा कोई आरोप था, जो लगाया गया था। हालाँकि इन्होंने बोला और दूसरी बात इन्होंने बोला कि जो जब इनसे पूछा गया तो लेकिन आप 7 दिन में क्यों खत्म करके चले आए कथा को? तो इन्होंने बोला कि हमारे 7 दिन बाद में हमारी जो एक ये नागपुर में कथा हो रही थी, दूसरी एक जो रायपुर में कथा है, तो दोनों कथाएँ हमने पहले से ही 7-7 दिन की रख रखी थी क्योंकि इसमें से 2 दिन बचा के और इसमें से 2 दिन बचा के बीच में हमारे जो प्रेज़ेंट टाइम में इनके जो गुरुजी हैं, उनका जन्मदिन था, तो उसके उनके जन्मदिन के बारे में हमको तैयारियाँ करनी थी। इस वजह से हमने जो राम कथा है, वो 2-2 दिन कम कर दी थी, ऐसा इनका कहना है और जो कि पूरी तरीके से मतलब कि कह सकते हैं कि अर्थपूर्ण है, ठीक है? यानी कि सच्चाई है इस बात में और क्योंकि उनका जन्मदिन भी था और उनके बारे में इनको तैयारियाँ भी करनी थी, जो इनके द्वारा कहा गया है, ठीक है? और इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जब हम 7 दिन तक वहाँ बैठे रहे थे, तो उस बीच में जो ये समिति है, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, ये क्यों नहीं आई? हमारे वहाँ से उठने के बाद में ही क्यों आई? ठीक है? तो ये मेन बात थी। अब इसके बाद में बात करते हैं कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के जो अध्यक्ष हैं श्याम मानव जी, इन्होंने बाबा जी के मतलब या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर एफआईआर भी करवाई और उनको गिरफ्तार करने की माँग हुई महाराष्ट्र में। ये आप देख सकते हैं जब महाराष्ट्र में इनका दरबार लगा था जब ये प्रभु रामचंद्र जी की जो जीवनचर्या थी, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये पहली आपको तस्वीर दिख रही होगी, ये प्रथम दिवस की तस्वीर है, यहाँ पे लिख रहा है देखो प्रथम दिवस तस्वीर, यहाँ पे द्वितीय दिवस की तस्वीर है और ये तृतीय दिवस की है
और यहाँ पे ये मतलब ऐसे करके इन्होंने इनके द्वारा सारी कुछ जानकारी सोशल मीडिया पे दी जाती है, ठीक है? अब इसी के तहत नागपुर में ही चूँकि आरएसएस का जो ऑफ़िस है वो नागपुर में ही है और नागपुर में ये नितिन गडकरी जी आपको दिख रहे होंगे। ये इनके इनके सानिध्य में इनका आशीर्वाद लेने गए। ये ट्वीट किया गया था बागेश्वर धाम सरकार का जो ऑफ़िशियल ट्विटर है उसके द्वारा। वहीं पे नितिन गडकरी जी ने भी अपने ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया था कि नागपुर में श्री बागेश्वर धाम सरकार के प्रवचन में उपस्थित रहकर उनका आशीर्वाद लिया। ये आपको दिख रहे होंगे, ये नितिन गडकरी जी हैं इस कुर्ते में और ये बागेश्वर धाम के जो महंत हैं धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री जी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी जो कि मध्य महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी यहाँ पे जाके अपनी अटेंडेंस दी थी या कह सकते हैं कि उपस्थिति दर्ज कराई थी उस कथा में जाने के बाद। मतलब गए होंगे कथा सुनने, ठीक है? और ये बात करते हैं ये जो व्यक्ति हैं ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं जिनका नाम है नरोत्तम मिश्रा जी, ठीक है? तो इनकी भी काफ़ी नज़दीकियाँ रही हैं बाबा जी के साथ में ठीक है? और इनके बाबा जी के कई बयान भी वायरल हुए जिसमें इन्होंने कहा कि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करे सरकार और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस तरीके के इनके बयान भी हैं। ठीक है, बात करते हैं कि समिति का क्या कहना है समिति का मैंने आपको बता ही दिया, समिति ने बोला है कि हम आपको 30 लाख रुपए देने का वादा करते हैं, यदि आप हमारे 4-5 व्यक्तियों की जो डिटेल है वो आप बताते हैं। ये आपको सामने स्क्रीन पे ये जो व्यक्ति दिख रहा होगा यही है श्याम मानव जी जिनके द्वारा सर्वप्रथम ये कदम या ये आवाज़ उठाई गई। ठीक है? अब मैंने आपको बोला था ये इन्होंने 10 लोगों को बोला था कि हमारे 10 व्यक्तियों के बारे में आपको बताना है, उनका 90% भी अगर सच्चाई हुई आपकी बातों में, उनके बारे में आपको उनका नाम, नाम, नंबर, उम्र और उनके पिताजी का नाम बताना है। यदि 90% भी आपके द्वारा बताई जानकारी सत्य होती है, तो हम आपको 30 लाख रुपए देंगे। हालाँकि जब ये बात पंडित जी से पूछी गई यानी कि धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री जी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनके द्वारा इनसे जब ये बात पूछी गई कि ऐसा-ऐसा बात की, तो इन्होंने बोला कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको ये चुनौती देनी है तो हम उनका स्वागत करते हैं, आप आइए। अभी नागपुर में तो कथा समाप्त हो चुकी है, आप आइए रायपुर में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये इनका दरबार लगा है, वहाँ पे आप आ जाइए और हम चुनौती देते हैं यदि आपके द्वारा चाहे 10 लोग या 20 लोग या 100 लोग को भी बिठा दिया जाएगा, तब भी हम उनके बारे में जो भी होगा डिटेल पूरा बता देंगे और रही बात उसकी आपके आने-जाने की किराए की, तो वो हम आपको किराया भी मुहैया करा देंगे और जिस 30 लाख रुपए की आप बात करते हैं कि आप देंगे उस 30 लाख रुपए को भी हम नहीं लेंगे, उसके बजाय आप उन 30 लाख रुपए को किन्हीं गरीब लड़कियों की शादी करवाने में आप व्यय कर सकते हैं। ऐसा धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के द्वारा कहा गया, जिनकी इस बात पे श्याम मानव जी ने भी कहा है कि नहीं हम बाप वहाँ पे ना मतलब इनके जहाँ पे ये दरबार लगा है, वहाँ पे नहीं जाएँगे। मतलब कुल मिला के इनका डायरेक्ट कभी फेस टू फेस ना धीरेन्द्र शास्त्री जी का इनका और श्याम मानव जी का कभी फेस टू फेस इनका कन्वर्सेशन नहीं हुआ बस ऐसे ही बाण चल रहे हैं इनके द्वारा और उनके द्वारा। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कोई ये शोभना यादव है, इनके द्वारा भी इनको बेहद ही मूर्ख वगैरह कुछ बोला गया है। ये एबीपी न्यूज़ की एंकर हैं, ऐसा शायद है इनका कुछ मतलब ये भी मीडिया की कुछ हैं और ये कोई ब्रजेश जी हैं, इनके द्वारा भी इनको बोला गया मतलब इन्होंने समर्थन किया, इनके मतलब कई लाखों की संख्या में समर्थक हैं और अब तो विरोधी भी हो चुके हैं। और इनकी कई आपको दिख रहा होगा कई इनके वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं जिसमें चूँकि इनका क्या है ना इन्होंने इनकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही कह सकते हैं आप प्यारी है जिसमें ये कहीं-कहीं ये बोलते हैं तुम्हारी ठठरी हम बाँध देंगे। तो ठठरी ये बुंदेलखंडी लैंग्वेज है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है लोगों को उसी के तहत इनको काफ़ी फेमस ये हो चुके हैं, ठीक है? तो रात के 1 बजे तक इनका रायपुर में छत्तीसगढ़ की राजधानी है जो रायपुर वहाँ पे इनका दरबार लगा था और रात्रि 1 बजे की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। और इनकी जो कथा में जो महामहिम राज्यपाल जी हैं छत्तीसगढ़ की अनुसुईया उइके जी, वो ही पधारी थी, वो उनका भी आपको स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे, ठीक है? और बात करते हैं कि श्याम मानव जी ने किस कानून का सहारा लिया, किस कानून के तहत ये बोला कि पंडित जी को गिरफ्तार करके इनको जेल में डाला जाए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं कि श्याम मानव जी के यहाँ पे नीचे हस्ताक्षर हैं श्याम मानव जी के, तो श्याम मानव जी ने लिखित में प्रार्थना पत्र दिया था, जादू टोना विरोधी कायदा जन जागृति प्रचार आदि प्रसार कार्यक्रम अमंगल समिति करके कुछ ये इनकी समिति जो भी है दूसरी और इन्होंने वहाँ पे जो महाराष्ट्र शासन को ये प्रार्थना पत्र दिया लिखित में कि ये उक्त व्यक्ति जादू टोना फैला रहा है तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब बात करते हैं कानूनी कार्रवाई ऐसी कौन-सी थी जो कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी? तो मैं बताता हूँ कि एक कानून है ड्रग एंड मैजिक रेमेडिसिज़ एक्ट 1954 यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं औषधि और जादुई उपचार निवारक अधिनियम
1954 जो कि 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था और उसी कानून को बाद में महाराष्ट्र सरकार द्वारा थोड़ा और इंक्रीमेंट करके उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करके कुछ चेंजमेंट करके उसको फिर से लागू किया गया या महाराष्ट्र का जो विधानसभा है उसमें पारित करवाया गया था। तो इस कानून के तहत क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो जादू टोना से संबंधित है या कुछ भी ऐसा है जो कि मतलब कि विज्ञान को न मान के सुपर नेचर को मानता है और उसके जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी किसी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति को यदि साँप काट लेता है, तो वो व्यक्ति क्या अभी अब तो ख़ैर काफ़ी लोग जानने लगे, फिर भी पहले ये होता था कि वो व्यक्ति अगर साँप ने काट दिया तो उसको वो डॉक्टर के पास ना जाके किसी झाड़ने-फूँकने वाले के पास चला जाता था और वहाँ से झाड़-फूँक करवा के आ जाता था। हालाँकि पहले ये सही भी हो जाता था परंतु धीरे-धीरे अब जिस तरीके से लोगों में कह सकते हैं चेतना बढ़ रही है, लोग दुनिया को समझ रहे हैं, तो अब वो मेडिकल की ओर आगे बढ़ रहे हैं यानी कि डॉक्टरी सलाह को ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसा अब चल रहा है जो कि समय के अनुसार सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है? तो वही है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है जैसे कि सपोज़ किसी को सांप ने काट लिया लेकिन वो बोल सामने अगर आपके कोई गाँव के बुजुर्ग दादाजी हैं, वो बोले नहीं, नहीं तुम एक काम करो डॉक्टर के पास मत जाओ तुम वहाँ पे एक वो रहेगा, क्या बोलते हैं इसको जादू टोना करने वाला या सपेरा या ज़हर निकालने वाला उसके पास चले जाओ। तो ऐसे में वो जो दादाजी हैं, वो जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके ऊपर ये कानून लागू हो जाता है और उस इस कानून के तहत 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। बात करते हैं कि ये कानून इम्प्लीमेंट कैसे हुआ था, तो इसके बारे में एक बार ज़रा पढ़ लेते हैं। इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था क्योंकि सरकार इसी ऐसे ही किसी के ऊपर मतलब कहीं इस कानून को सरकार ने लागू नहीं करवाया क्योंकि कह सकते हैं ना कि उस समय बहुत ही प्रचुर मात्रा में ये सब चल रहा था और ऐसा करने से कहीं न कहीं हर धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचती थी और सरकार को तो दोबारा सरकार भी बनानी थी। इस वजह से सरकार ने एक आसानी से इसको पास नहीं किया। ठीक है, इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 2003 में नरेंद्र दाभोलकर ध्यान रखिएगा ये नाम, 2 नाम ध्यान रखने वाले यहाँ हैं, एक श्याम मानव, एक नरेंद्र दाभोलकर, ठीक है? इन नरेंद्र दाभोलकर ने 2003 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और इस उस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो सुशील कुमार शिंदे जी थे। इन्होंने इस विधेयक को केंद्र सरकार में अनुसमर्थन के लिए भेजा। हालाँकि अंधविश्वास, काला जादू, मंत्र और जादू टोना जैसे शब्दों को ठीक से परिभाषित न करने के लिए बिल की आलोचना हुई। इसके बाद एक्टिविस्ट ध्यान रखिए श्याम मानव जो है वो एक एक्टिविस्ट हैं, ने विधेयक को संशोधित किया और विधेयक को पहली बार विधानसभा में 2005 के शीतकालीन सत्र में भेजा पेश किया गया था, ठीक है? ध्यान रखिएगा 2005 में पहली बार विधानसभा में पेश किया और 2003 में नरेंद्र दाभोलकर जी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। और जो 2005 में पेश किया गया, इसका ड्राफ्ट जो तैयार किया था, वो श्याम मानव जी ने तैयार किया था। ठीक है? बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और हिंदू जनजागृति समिति सहित प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया। रैली में जन जागृति समिति के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये बिल गैर जरूरी है, विदेशी प्रचार विचारों से प्रेरित है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और दैवीय शक्ति को स्वीकार नहीं करता। ये भी दावा किया जाता है कि अगर ये बिल पास हो गया तो पुलिस को केवल शक के आधार पर तलाशी लेने, जब्त करने का अधिकार करने या गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाएगा। फिर जुलाई 2008 में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ताओं ने बिल की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने खुद को थप्पड़ मारे और कहा ये थप्पड़ खुद को याद दिलाने के लिए हैं कि उन्होंने गलत प्रतिनिधियों को चुना और इसी तरीके से प्रदर्शन आगे चलते रहे हाल और ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं यही है श्याम मानव जी ये आपको सॉरी ये है नरेंद्र दाभोलकर जी और नरेंद्र दाभोलकर जी की आने वा मतलब 2013 में ही आपको दिख रहा होगा 20 अगस्त 2013 को नरेंद्र दाभोलकर जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसके बाद में 2013 दिसंबर 2013 में चूँकि इन्होंने ये कानून बनाया था या इन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया था, इस वजह से इनकी मतलब थोड़ा बहुत आलोचना हुई सरकार की और फिर प्रेशर में दबाव में आकर दिसंबर 2013 के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पास कर दिया गया और इसको कानून बना दिया गया। अब बात करते हैं इतने सालों बाद भी प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची लगातार कम होती गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 6 मानव बलियों के केस आए। ध्यान रखिएगा वर्तमान में भी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे भी अभी भी मानव बलियाँ दी जा रही हैं और अगस्त 2018 में केंद्रीय जाँच ब्यूरो सीबीआई ने ये दाभोलकर जी के जो शूटर थे उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया किंतु अभी तक किसी भी आरोपी को सज़ा नहीं हुई। ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें सज़ा का क्या प्रावधान है, तो जादू टोना विरोधी कानून में 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 5 से 10,000 से ज़्यादा तक का दंड का प्रावधान है। ये दंड लगता है जो कैश लगता है और सज़ा जो मिलेगी वो आपको साल के अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है? और
द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज मामले में 6 महीने से 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है। इस कानून के तहत अब तक लगभग 8 साल में 2000 लोगों पर केस चल रहा है और उसमें काफ़ी कम संख्या में लोग जेल जेल में गए हैं, ठीक है? अब मैंने आपको बताया था जब बाबा जी के द्वारा इनको चैलेंज किया गया तो श्याम मानव ने बोला कि नहीं-नहीं हम जयपुर सॉरी रायपुर नहीं जाएँगे चूँकि मैंने आपको बताया था कि जब उनका दरबार रायपुर में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लगा था तब उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने ये बोला था कि श्याम मानव जी आ जाएँ, रायपुर में आ जाएँ और यहाँ पे उनके आने का और जाने का दोनों तरफ का किराया भी हम मुहैया करा देंगे और जो 30 लाख रुपए वो हमको देने की बात करते हैं, वो भी हमको ना दें, उससे वो किन्हीं गरीब लड़कियों की शादी करवा दें और उनमें वो यूज़ हो जाएँगे पैसे। लेकिन अगर उनको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न तो वो हम उनको चुनौती देते हैं, वो आप यहाँ पे आ जाएँ। तो इस पे श्याम मानव जी ने उनको मना कर दिया कि नहीं-नहीं हम रायपुर नहीं जाएँगे, ठीक है? अब बात करते हैं कि बाबा आखिर कैसे जान लेते हैं लोगों के मन की बात? तो वो एक अभी सीरीज़ आई थी ना कोई-सी, कौन-सी थी? बाबा जाने मन की बात। क्या था भोपा स्वामी वाला, ठीक है? आश्रम जो सीरीज़ आई थी, वही यहाँ पे डाला गया है। आखिर बाबा कैसे जान लेते हैं मन की बात? तो बाबा जाने सबकी बात, सबके मन की बात, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, बाबा सबके मन की बात जानते हैं, वो कैसे जानते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली कुछ लोगों का कहना है कि ये एक ठीक उसी तरह मेंटलिस्ट होते हैं जो कि मतलब एक ये मेडिकल का टर्म होता है या साइंस का टर्म होता है, जिसमें आप सामने बैठे व्यक्ति के मनोभाव को पढ़कर उसके बारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सारा कुछ आप जान लेते हैं। लेकिन यदि ऐसा भी होता है, जैसा कि एक लड़की थी स्वानी साहब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था चलो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। बाकी ये धीरेन्द्र शास्त्री जी को जान से मारने की धमकी भी मिली है, जिसके बाद में ये वापस अपने आश्रम आ गए हैं और जहाँ पे इनको बोला गया है कि 13वीं की तैयारी कर लो और अपने परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो, ठीक है? और हाँ, एक और बात अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सामने आपको पॉपअप दिख रहा होगा नॉलेज अफेयर्स का, उसको सब्सक्राइब कर लें और जो भी लोग हैं उनके साथ में शेयर करें, ठीक है? और इनके चचेरे भाई हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, ये आपको सामने दिख रहा होगा एफआईआर 2 धाराएँ हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की 2 धाराएँ, एक धारा 506 और धारा 507 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि थाना कहाँ गया? रविवार के दिन में दर्ज की गई थी 2022 में दर्ज की गई थी। अ, सॉरी 22 जनवरी 2023 को ये एफआईआर दर्ज की गई है और जहाँ पे बमीना थाना के तहत इसको दर्ज किया, ये आपको दिख रहा है ऊपर थाना बमीठा थाना में छतरपुर जिला में ये एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है? और ये एफआईआर की दूसरी कॉपी जो मेन कॉपी है वो ये रही। बाकी अब बात करते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति सामने वाले बैठे व्यक्ति के मन की मनोदशा को जान सकता है? तो बिल्कुल जान सकता है। क्यों जान सकता है? क्योंकि एक लड़की थी सुहानी शाह। सुहानी शाह के बारे में ये कहा गया कि वो सुहानी शाह अभी एबीपी न्यूज़ पे भी काफ़ी चल रही है। एबीपी न्यूज़ वालों ने उस लड़की को बुलाया है कि वो किस तरीके से लोगों के मन की बात जान लेती है, कि वो सामने किसी को बिठाएगी, उसको सामने में देखेगी उसको मतलब 2 मिनट तक और उसको रिपीट करने को बोलेगी, ठीक है, आपके मन में जो आ रहा है उसको एक बार आप रिपीट करिए। आपने कई वीडियो देखे होंगे सुहानी शाह के और फिर वो जान लेती है कि इसके मन में क्या चल रहा है और वो बता देती है कि इसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है? तो सेम इसी तरह लेकिन उसमें भी सुहानी शाह के बारे में कहा गया जब वो 3 साल की थी तब से वो इस फ़ील्ड में है और आज प्रेज़ेंट टाइम में वो लगभग 35 साल की हो चुकी हैं। ठीक है? यानी 3 साल से 35 साल यानी लगभग 32 साल से वो इस फ़ील्ड में हैं। उसके बाद भी अभी भी अगर वो किसी के मन की भाव जानना चाहें तो एट लीस्ट कम से कम 2 से 5 मिनट तक लगा देती हैं, तब वो जान पाती हैं। लेकिन अगर प्रेज़ेंट में देखा जाए बाबा जी के बारे में तो बाबा जी किसी को मात्र 1 सेकंड ही देखते हैं और उसके बाद में दोबारा देखते भी नहीं और 1 सेकंड में पूरा बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, इस व्यक्ति के जीवन में क्या समस्याएँ, क्या क्या पूरी डिटेल है, वो सारा कुछ बाबा जी बता देते हैं। ठीक है? तो अगर एक एबीपी न्यूज़ के पत्रकार का भी एक चल रहा था कि उसके बारे में जैसे ही मतलब बाबा जी ने बताया कि आपके चाचा का नाम ये है, आपके भाई ने अभी कुछ मकान लिया, आपके भतीजी का नाम ये है, ऐसा-ऐसा कुछ पता चला था एक एबीपी न्यूज़ के पत्रकार के बारे में, आपने वीडियो देखा होगा। लेकिन उसी के बाद में एक नया जो ग्रुप था वो एक्टिव हो गया, उसने बोला कि नहीं-नहीं ये तो बाबा जी फेसबुक से देख के बताते हैं क्योंकि उसने वही डिटेल्स सेम जो बाबा जी ने बताई थी वो फेसबुक पे मौजूद थी। ठीक है? लेकिन अब बात करते हैं कि अगर फ़ेसबुक से भी देख के अगर बता देते तो ठीक है। अब यहाँ पे मोटा-मोटा हिसाब लगा देते हैं कि 1 सप्ताह में 2 दिन दरबार लगता है। ठीक है? एक एक 1 दिन के दरबार में बाबा जी ने बताए 200 बंदे। अब एक बंदे की डिटेल में नॉर्मल 4 डिटेल हैं, ठीक है? यानी कि लगभग
उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके भाई का नाम और उसके मतलब नॉर्मल मैं 4 डिटेल लेके चल रहा हूँ, तो 200 लोगों का 4 डिटेल के अनुसार 800 फैक्ट हो गए। अब भाई 800 फैक्ट कोई व्यक्ति कैसे याद कर लेगा? कॉमन सेंस वाली बात, अगर कर भी लिया ना तो भाई ये बंदा यूपीएससी का व्यक्ति है, इसलिए भी इसकी तारीफ की जा सकती है। अगर ये देख के भी बता देता है तब भी ये मतलब सुपर है। और अगर इनके ऊपर जैसा कि इन्होंने बोला कि इनके ऊपर सुपर पावर का कुछ कह सकते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद है, तब भी ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं है ही, फिर तो हनुमान जी का आशीर्वाद है ही, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल और आपके मन में क्या है वो बताइए ज़रूर, ठीक है? मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय-बाय।